नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के एग्रीकल्चर या कृषि के बारे में। तो कृषि ऐसा क्रियाकलाप है जो बेसिकली प्राथमिक क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाता है और इसमें हम प्रकृति से कोई भी वस्तु सीधे प्राप्त करते हैं। तो इनमें जो भी प्रमुख क्रियाकलाप हैं, तो पहला क्रियाकलाप है पौध पालन, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। और इन्हीं के साथ साथ दूसरा क्रियाकलाप है पशुपालन, और पशुपालन के साथ साथ फिशिंग या मत्स्यन। तो ये सारे क्रियाकलाप कृषि के ही भाग हैं। अब सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला इसमें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, और दूसरा इसमें है कि प्रमुख जो कृषि प्रदेश हैं या कृषि क्षेत्र हैं, इनकी लोकेशन को हम लोग समझेंगे। और तीसरा है इसमें फिशिंग या मत्स्यन की क्रियाकलाप। तो उत्तरी अमेरिका में कहाँ कहाँ मत्स्यन होता है, इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है कि मेजर क्रॉप या उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में जो प्रमुख फसलें बोई जाती हैं, तो इन प्रमुख फसलों में जो सबसे पहली प्रमुख फसल है वो गेहूं की है। और अमेरिका और कनाडा जो आंग्ल अमेरिका के पार्ट हैं, ये दोनों ही गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो गेहूं की कृषि की जाती है वो गेहूं की कृषि यहाँ के प्रेरी क्षेत्र में की जाती है। और यह क्षेत्र बेसिकली जो ग्रेट लेक्स का क्षेत्र है, ग्रेट लेक्स के क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो जो भी प्रेयरी को हमने जलवायु में पढ़ा था, प्रेयरी को हमने वनस्पति में पढ़ा था, तो प्रेयरी बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। और इन मैदानी भूभागों में शीतोष्ण कटिबंधीय घासें पाई जाती हैं, जिनके नीचे चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। तो ये मृदा वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया। तो इन सब पार्ट में गेहूं की खेती की जाती है। तो इसमें जो कनाडा वाला क्षेत्र है, ये बेसिकली होता है स्प्रिंग व्हीट का क्षेत्र, जिसमें ऐसा गेहूं बोया जाता है कि जो बसंतकालीन हो, और इसमें ऐसी वेराइटीज की खेती की जाती है जो जल्दी ही पक के तैयार हो जाती है। और इसके नीचे जो यूएसए वाला पार्ट है, इस यूएसए वाले पार्ट में बोया जाता है विंटर व्हीट, जो शीतकालीन गेहूं की प्रजातियां हैं वो यहाँ पे बोई जाती हैं। तो ये दोनों ही देश मिलके लगभग पूरे वैश्विक स्तर पे 10% के आसपास गेहूं का उत्पादन करते हैं, और इनका निर्यात पूरे विश्व के देशों में किया जाता है। कारण क्या है कि यहाँ पे जनसंख्या कम है, इसलिए गेहूं की डिमांड अपेक्षाकृत कम है। तो इसलिए निर्यात के लिए गेहूं यहाँ पे उपलब्ध होता है। अब जब दूसरी फसल की बात करते हैं, दूसरी यहाँ की प्रमुख फसल है मक्का। और मक्का की खेती विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत अधिक की जाती है। तो इसमें जो हम देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है, ये बेसिकली ये डेयरी का क्षेत्र है, और यह डेयरी क्षेत्र कमर्शियल प्रकार की है। तो जहाँ पे पशु पाए जाते हैं, उन पशुओं को मक्के खिला खिला के मोटे किए जाते हैं। तो इसी बेल्ट से सटा हुआ ये बेसिकली यहाँ का बेल्ट, ये क्षेत्र है अमेरिका का कॉर्न बेल्ट। यह कॉर्न बेल्ट यूएसए में ओहियो से लेके मध्य नेब्रास्का प्रांत तक फैला हुआ है। और पूरा यूएसए पूरे वर्ल्ड में लगभग 40% कॉर्न का प्रोडक्शन करता है। और यह कॉर्न बेसिकली किस लिए उत्पादन किया जाता है? पशुओं को चारा खिलाने में। और इनसे पशु मोटे होते जाते हैं और उनके मांस का निर्यात किया जाता है। तो मिशिगन झील पे बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है अमेरिका की शिकागो, वो विश्व का सबसे बड़ा बुचर हाउस है, यानी कि यहाँ पे पशु काटे जाते हैं और उनके मांस को प्रशीतित विधियों से संरक्षित करके विश्व के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। अब तीसरा इसमें कॉटन। तो कॉटन का जो क्षेत्र है वो मैक्सिको की खाड़ी का क्षेत्र, ये दक्षिणी भूभाग क्षेत्र है, जहाँ पे लगभग 200 दिन फ्रॉस्ट फ्री होता है, यानी 200 दिन खुली धूप निकलती है और पाला से मुक्त होता है। और यही कारण है कि यहाँ पे कपास उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि कपास को फूलने के लिए 150 से 200 दिन पाला मुक्त होने चाहिए। यह कपास बेल्ट कैरोलिना से टेक्सास प्रांत में फैली हुई है, और इस बेल्ट में लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर की प्रतिवर्ष की वार्षिक वर्षा है। तो कुल मिला के जलवायु और मृदा इस तरह से है कि यहाँ पे कपास की खेती संभव है। अब जो नेक्स्ट फसल है वो तंबाकू है। तंबाकू बेसिकली उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या सामान्य आर्द्रता के क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। तो अमेरिका में बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ पे तंबाकू की खेती की जाती है, जैसे कैरोलिना है, केंटुकी है, वर्जीनिया है, जॉर्जिया है। ये सारे स्टेट्स में छिटपुट तंबाकू की खेती होती है।
तो गन्ने की खेती यूएसए में लुजियाना और फ्लोरिडा प्रांत में होता है, ये कुछ इन क्षेत्रों में। और यह मुख्यतया बागाती कृषि के रूप में होता है, जहां बड़े बड़े फार्म होते हैं और एक ही प्रकार की हाईली स्पेशलाइज्ड कृषि की जाती है। अब इसके साथ नेक्स्ट फसल चुकंदर या शुगर बीट कहते हैं इसको। तो चुकंदर की फसल शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नदी घाटियों में उगाई जाती है, और यह कनाडा के दक्षिणी भाग और यूएसए के नदी घाटियों में इसको मुख्यतया बोया जाता है। चुकंदर के उत्पादन के लिए बेसिकली 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और साथ ही साथ अराउंड 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो जहां भी इस तरह की सिचुएशंस हैं, चुकंदर की खेती की जाती है। और नेक्स्ट फसल जौ। तो जौ गेहूं के नज़दीकी क्षेत्रों में खेती की जाती है, जहां की जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की होती है। तो ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उगाई जाती हैं, और इनमें भी विशेषकर गेहूं जो प्रेरी क्षेत्र है। तो प्रेरी क्षेत्र चरनोजम मिट्टी के उपजाऊपन के कारण यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है, और इसमें भी दो वेराइटीज गेहूं हैं। कनाडा वाले में स्प्रिंग का यानी बसंतकालीन गेहूं की खेती होती है, जबकि अमेरिका में विंटर व्हीट या शीतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। और दूसरा इसमें मक्का। तो मक्के का जो सेपरेट कार्न बेल्ट है वो अमेरिका में एग्जिस्ट करता है, और इसी पेटी में लगभग 40% मक्के का उत्पादन किया जाता है। और इसके साथ साथ कपास। तो कपास का बेल्ट भी यहाँ पे बहुत क्लियर दक्षिणी यूएसए में दिखाई देता है। तो ये कुछ प्रमुख फसलें हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। अब इन फसलों की प्रमुखता से जब प्रादेशिकरण किया जाता है, तो किस क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा प्रमुख है, उस आधार पे कृषि का प्रादेशिकरण किया जाता है। तो उत्तरी अमेरिकन रियाल में कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं, इनको हम सेपरेटली इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्षेत्र है प्रेरी गेहूं उत्पादक प्रदेश। तो प्रेरी गेहूं उत्पादक प्रदेश बेसिकली ये वाला क्षेत्र है जहाँ पे गेहूं प्रमुख फसल है, और इसको अभी हमने देखा कि उत्तरी भाग में बसंतकालीन गेहूं होता है, और दक्षिणी भाग में यानी यूएसए वाले पार्ट में शीतकालीन गेहूं की फसल उगाई जाती है। और इस मैप को हम लोग दूसरे मैप के साथ कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पे गेहूं प्रमुख फसल है। अब इसमें दूसरा प्रदेश चरागाह और सिंचित फसल प्रदेश। तो चरागाह और सिंचित फसल प्रदेश जो शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो दूसरे प्रकार के कृषि प्रदेश की स्थिति कुछ इस तरह से है। इसमें हम देख सकते हैं राकी पर्वत वाला क्षेत्र है जहाँ पे ऊंचाई अधिक है और वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में कुछ छोटी वनस्पतियाँ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो कहीं कहीं पे सिंचाई करके फसलों की खेती की जाती है, और ये मुख्यतया चारे की फसलें होती हैं जिनके ऊपर अमेरिका का पशुपालन निर्भर करता है। और इस क्षेत्र में ऐसे ही पशु पाले जाते हैं जिनसे मांस, चमड़ा और दूध का उत्पादन किया जाता है, और यह मुख्यतया निर्यातोन्मुखी होता है। तो अमेरिका का जो मांस उद्योग है वो ज़्यादातर इस क्षेत्र में शुष्क क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब जो तीसरा कृषि प्रदेश है वो प्रशांत तटीय हार्टिकल्चर रीजन। तो ये वाला जो ग्रीन क्षेत्र है देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ की जो जलवायु है वो मुख्यतया भूमध्य सागरीय जलवायु है, जहाँ जाड़े में वर्षा अधिक होती है और गर्मियाँ शुष्क होती हैं। तो ऐसे क्षेत्र बेसिकली रसेदार फलों के या जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे सेब है, संतरा, अंगूर, जैतून, अंजीर, जो इस तरह के फल होते हैं उनका उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। तो ये प्रशांत तटीय बागवानी क्षेत्र हुए। अब मध्य अमेरिकन बागवानी क्षेत्र, ये बेसिकली ये मैक्सिको और जो सेंट्रल अमेरिका के देश हैं इनको हम लोग सेंट्रल अमेरिका के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो पांचवा क्रम है वाणिज्यिक फसल और पशुपालन प्रदेश, तो यह मुख्यतया संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रित है। और जो ये वाला क्षेत्र है जिसमें हम देख सकते हैं कि वर्षा की मात्रा भी अधिक है, वनस्पतियां भी शीतोष्ण प्रकार की पाई जाती हैं, और यह काफी समृद्ध क्षेत्र है, इसमें नदी घाटियां भी हैं। तो इस क्षेत्र की जो कृषि प्रदेश है वहाँ पे वाणिज्यिक फसल होती है, और इसमें वाणिज्यिक पशुपालन भी किया जाता है। और इस वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्र से ही जुड़ा मक्के का बेल्ट भी है। तो मक्के बेल्ट से जो भी मक्का होता है वो यहाँ के पशुओं को खिलाया जाता है। तो इस मक्के का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अब इसमें छठवां जो प्रदेश है वो वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग। तो वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र हम देख सकते हैं ग्रेट लेक्स के पूर्वी वाले क्षेत्र में है,
और यह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा औद्योगिक रूप से विकसित है और यहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। तो जो डिमांड होती है ये डेयरी की, तो डेयरी यहाँ पे बहुत ही वाणिज्यिक रूप से विकसित है। तो अमेरिका और कनाडा दोनों ही बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से सक्षम देश हैं और विकसित देश हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उत्तम प्रकार की गायें रखी जाती हैं जिनकी दूध की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो इस क्षेत्र में डेयरी फार्मिंग की कृषि होती है। और जो सातवां प्रकार है इसमें गैर कृषि क्षेत्र या नॉन एग्रीकल्चरल रीजन। तो नॉन एग्रीकल्चरल रीजन को हम देख सकते हैं, ये जो उत्तर वाला भाग है, जो कोणधारी वनों के ऊपर ऊपर भाग है ये वाला, जहाँ पे शंक्वाकार वनस्पति या टैगा वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पे केवल वन पाए जाते हैं और जो आगे चलने पे टुंड्रा प्रकार की क्लाइमेट और टुंड्रा प्रकार की मिट्टी और वनस्पति पाई जाती है। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कोई स्पष्टतया कृषि प्रदेश नहीं पाए जाते। तो कृषि बेसिकली जलवायु के प्रभाव से प्रभावित होती है, इसलिए जिस तरह की जलवायु है वैसी अमूमन यहाँ पे कृषि पाई जाती है। तो टुंड्रा और टैगा जलवायु बहुत ही ज़्यादा हार्श है इसके उत्तरी पार्ट में, और यही कारण है कि यहाँ पे प्रॉपर फसलों का अभाव पाया जाता है। इन कृषि क्रियाकलापों में ही पशु और पौध पालन के साथ साथ मत्स्यन की क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। तो मत्स्यन अमेरिका में ये पूरे तटीय क्षेत्र में किया जाता है और यह इस मैप पे हम देख सकते हैं। तो ये तटीय क्षेत्र का जो लाइट ब्लू या आसमानी कलर पतला सा शो हो रहा है ये मत्स्यन के क्षेत्र हैं। यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ये दोनों ही मछली काफ़ी ज़्यादा पकड़ते हैं। और कनाडा और अमेरिका का जो मछली पकड़ने का प्रमुख स्रोत है यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। तो पश्चिमी और उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो ये क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है मछली पकड़ने के लिए। और ये बेसिकली ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। इस न्यू फाउंडलैंड द्वीप से लेके दक्षिण में न्यू इंग्लैंड प्रांत तक ये क्षेत्र फैला हुआ है और इसमें कई सारे महाद्वीपीय मग्न तट ऐसे हैं जो काफ़ी छिछले हैं। तो वहाँ पे इनको बैंक या तट कहा जाता है। और बहुत ही फेमस ऐसा ही एक तट है जहाँ पे मत्स्यन की क्रिया बहुत फेमस है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ग्रांड बैंक। इसी तरह से दूसरा बैंक इसके बगल में ये कहते हैं सेंट पियरे बैंक। सेंट पियरे बैंक के दक्षिण में जो है यहाँ पे सैबल बैंक, और सैबल बैंक के भी दक्षिण में है यहाँ पे इसको कहते हैं जॉर्ज बैंक। तो ये सारे बैंक हैं जहाँ पे मछलियों का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव विदोहन हुआ है और इनमें कार्ड मछली सबसे प्रमुख मछली पाई जाती है। कार्ड के अलावा हेरिंग है, मैकरेल है, हेडॉक है, फ्लाउंडर्स हैं, ये सारी वेराइटीज़ की मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो जो कार्ड मछली है ये पूरे वर्ल्ड में इस कार्ड मछली का सबसे ही प्रमुख क्षेत्र है। तो ये उत्तरी अटलांटिक का क्षेत्र है और इसका कारण क्या है कि यहाँ पे मत्स्यन बहुत ज़्यादा विकसित है। अगर धाराएं हम देखते हैं तो इधर से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा चलती है और उत्तर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा चलती है। तो ठंडी जलधारा के साथ जो आइस शीट्स आते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे न्यूट्रेंट होते हैं और इन न्यूट्रेंट के कारण यहाँ पे प्लैंकटन की अधिकता होती है। तो जो फाइटोप्लैंकटन या जू प्लैंकटन होते हैं वो मछलियों के भोजन होते हैं, इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मछलियों का क्षेत्र है। और यहाँ पे अमेरिका और कनाडा दोनों ही फिशिंग एक्टिविटी करते हैं। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है ये अलास्का से लेके कैलिफोर्निया तक, तो यहाँ भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों मत्स्यन की क्रिया करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र की जो तट रेखा है वो लगभग 11,200 किलोमीटर लंबी तट रेखा है और ये बहुत ही ज़्यादा कटी फटी है जो मत्स्यन की क्रिया के लिए उपयोगी है। और यहाँ पे बेसिकली जो साल्मन मछली होती है वो सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती है। साल्मन के अलावा हेरिंग है, ट्यूना मछली है, सार्डाइन है, ये सारी मछलियाँ इस क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं। तो ये अमेरिका के जो दोनों तट हैं यानी प्रशांत तट और ये इधर अटलांटिक तट, ये दोनों ही मत्स्यन के प्रमुख क्षेत्र हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।